इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। श्रोता मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, ये म्यूजिक हमने सुना और इसे बजाने वाले जो कलाकार हैं जिनको आज इनसे मिलिए कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया है, वो है कपिल गुप्ता और ये वाद्य है ऑक्टोपैड। कपिल जी, नमस्कार। नमस्कार। कपिल जी, ये जो अभी संगीत का टुकड़ा आपने हमें सुनाया, इसमें कोई एक वाद्य तो था नहीं? जी, बहुत कुछ था, तो वो क्या था? ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स की कैटेगरी में है और इसको ऑक्टापैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 पैड होते हैं। 8 को ऑक्टेव, ऑक्टा कहते हैं, तो इसलिए रिलेट्स टू 8। एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑक्टापैड है। तो अब बताइए कि ऑक्टोपैड का ये गठन कैसे होता है? भले ही ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब 8, तो 8 से क्या इसमें जुड़ा हुआ है? 8 क्या है इसमें? स्वर हैं, तार हैं, क्या है? जी, ये एक्चुअली अगर इसकी करेक्ट टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो ये मिडी ट्रिगरिंग परकशन पैड है। जी। अब मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। मिडी एक चीज आई थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी थी कुछ वर्ष पहले। इसका फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। जी। उससे क्या हुआ था कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट से आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। वो एक प्रोटोकॉल है जिससे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। एक मास्टर बनता है, एक स्लेव, एक की बात दूसरा मानता है। तो उसके बाद में संगीत की दुनिया में एकदम से क्रांति आ गई। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ड्रम, ये रोलैंड कंपनी ने बनाया है, जो एक जापानी कंपनी है। जो फर्स्ट जनरेशन इसका निकला था वो 1985 में निकला था। जी, और तभी इंडिया में भी आ गया था। बाबला जी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बिल्कुल बड़े रिदम प्लेयर हैं जी, हमारे लिए तो आइकॉन है वो। तो बाबला जी मिडी ट्रिगरिंग पैड जो है फर्स्ट इंडिया में बाबला जी लेके आए थे। जी। और उसके बाद में फिर इसके लेटर वर्जन्स निकले। तो शुरू में ये पैड सिर्फ इसके लिए यूज होता था कि जिन मशीन्स में जो सिंथेसाइजर्स में रिदम के साउंड्स हैं उनको बजाने के लिए कोई एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा इंटरफेस चाहिए। जैसे अगर आप ड्रम बजा रहे हैं तो ड्रम के जैसा ही फील मिलने वाला आपको एक इंटरफेस चाहिए जिससे आप उस साउंड्स को बजा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए ये आया था कि आप जो है इस इंस्ट्रूमेंट से किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साउंड्स प्ले कर सकते हैं। तो सिंथेसाइजर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स थे, ड्रम्स के, परकशन के, वो सारे इससे बजाए जाते थे। बाद में इसका लेटर वर्जन कंपनीज ने जो और निकाला, अभी जो लेटेस्ट वर्जन इसका SPD20 है ऑक्टापैड सीरीज में, उसके बाद एक और निकला है, लेकिन वो ऑक्टापैड नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें 6 पैड्स हैं। जी। लेकिन ऑक्टापैड सीरीज का जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज SPD20। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि बिल्ट इन कुछ साउंड्स कंपनी ने खुद भी दिए। तो आपको किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं कि आप उसको हमेशा मिडी से ही बजाएं। आप सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट को भी, जो इसके इंटरनल साउंड्स हैं, उनको लेके बजा सकते हैं। जी। और इकट्ठा कितने इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बज सकते हैं? देखिए, वैसे तो इसमें 750 साउंड्स इसके अंदर कंपनी ने दिए हैं जी, जो कि मेलोडी, उसमें कुछ मेलोडी साउंड्स भी हैं और सारे वर्ल्ड के साउंड्स हैं इसमें। परकशन साउंड मतलब ताल के हैं, कुछ सुर के भी हैं। मोस्टली जो स्ट्रोक से प्लक बोलते हैं उसको, प्लक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, या जो हिट से आघात से बजाए जाते हैं जी। तो वो वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे संतूर है और डल्सीमर वगैरह है, जो ऐसे पूरे वर्ल्ड के जो भी इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसमें उन्होंने देने की कोशिश की है जी। और हाँ श्रोता मित्रों, कपिल जी की पहचान अभी तो पूरी नहीं हुई है। आप स्वयं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हैं और कपिल गुप्ता सिने म्यूजिशियंस एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं और कंप्यूटर पर सीक्वेंसिंग करते हैं, लाइव परकशन प्लेयर हैं और वेस्टर्न क्लासिकल सिम्फनी में टिम्पनी बजाते हैं। कपिल जी, बात अपनी चल रही थी कि 700 साउंड या उससे भी ज्यादा साउंड आप कह रहे हैं कि वो इसमें बजते हैं। तो इकट्ठा एक समय में कितने साउंड बज सकते हैं? मतलब आप उसको असेंबल करेंगे तो क्या 700 भी साउंड हम इकट्ठा हम सुन नहीं पाएंगे, वो बात अलग। लेकिन टेक्निकली अगर इसको इस्तेमाल में लाना है तो ये सभी इकट्ठा बज सकते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कांचन जी, एक्चुअली जैसे 8 पैड्स हैं तो आप किसी भी साउंड को किसी भी पैड पे असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला जो 750 साउंड्स हैं जी, आउट ऑफ दो 750 साउंड्स आप किसी भी साउंड को किसी भी पैड पर ले सकते हैं। और ऐसा 8 पैड का एक सेट बन गया तो 8 साउंड्स हुए। उसके बाद में उसका एक दूसरा लेयर आप बना सकते हैं जिसको लेयर बी कहें, समझ लीजिए अपन, उसमें फिर से 8 साउंड्स ले सकते हैं। ऐसे 2 लेयर्स के 8 and 8 यानी 16 साउंड्स के
99 पैचेस मैं बना सकता हूँ। और इसमें इनको लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पर्टिकुलर एक पैच के इन 2 लेयर्स को मैं एक साथ भी बजा सकता हूँ। यानी मैं इनको लेयर इसलिए कहा जाएगा कि मैं एक पैड को हिट करूंगा तो वो ये साउंड भी बजाएगा और बी साउंड भी बजाएगा। और उसके पीछे भी आपने जितने सेट किए हुए हैं वो भी बजेंगे। हाँ, बस मुझे पैच चेंज करते जाना है और बजाते जाना है जी। तो उसको इस तरह से बजाया जा सकता है कि एक साउंड को ऐसा असाइनमेंट करें कि वो जब सॉफ्ट पैड को हिट करूं, जैसे ये जो पैड्स हैं ये वेलोसिटी सेंसिटिव हैं, तो जो जिसमें रियल बजाने का फील मिले, इसलिए इनको ऐसा रखा गया है कि सॉफ्ट बजाऊंगा तो इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट बजेगा, लाउड बजाऊंगा तो लाउड बजेगा। और अगर मैं लेयर कर दूं तो मैं ऐसा लेयर कर सकता हूं कि सॉफ्ट बजाऊंगा तो एक इंस्ट्रूमेंट बजेगा और लाउड बजाऊंगा तो दूसरा बजेगा। और पहला इंस्ट्रूमेंट भी एक ही पैड पे हिट करूंगा, पहला इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सॉफ्ट बजाऊंगा तो वो इंस्ट्रूमेंट भी सॉफ्ट से लाउड होता जाएगा। और जब एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा लाउड बजाऊंगा तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐड होगा और उसको जितना लाउड बजाता जाऊंगा वो भी लाउड होगा। तो इतने रियलिस्टिक फीचर्स इसमें हैं। जैसे मैं एक आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है इसीलिए ये सब कुछ संभव है। लेकिन इसमें जितने आपने कहा कि वर्ल्ड के जितने भी साउंड हैं मैक्सिमम, तो क्या ये साउंड करते हैं कि बिल्कुल नेचुरल कोई वाद्य हो? अपने यहाँ जैसे ढोल है, श्रीखोल है, तो क्या वो भी बज सकता है? देखिए, साउंड तो सारे हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि क्या बिल्कुल वैसे ऑथेंटिक वैसा साउंड आ सकता है, तो वैसा तो कभी भी नहीं आ सकता। यहीं पर तो एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्क है जी, कि कितना भी इम्प्रूव हो जाए, कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी एग्जैक्टली वैसे साउंड हो, लेकिन वो 19 ही रहेगा हमेशा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि चीज जब हम बहुत ही उसके लिए आदी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि यही सही है। हाँ, ये बात आपने ठीक बोली कि कान सुनते सुनते उस चीज के अभ्यस्त हो जाते हैं। और दूसरी चीज है कि जब चारों तरफ वही सुनाई देता है तो धीरे धीरे भूलने भी लगते हैं कि एक्चुअली ओरिजिनल, हाँ, एक्चुअली नेचुरल साउंड क्या होती है। लेकिन कपिल जी, आप इस तरफ कैसे मुड़े? बचपन से ही मुझे म्यूजिक के लिए एक पागलपन था और बचपन से ही मेरा डिसाइडेड था कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा। लेकिन क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे डैडी की इच्छा थी कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार था, हमेशा फर्स्ट आता था, तो उनको ये था कि मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ आगे, तो मैं पहले अपनी एजुकेशन अच्छी कंप्लीट कर लूँ, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले लूँ, जिसमें, क्योंकि ये लाइन में किसी भी आर्ट फील्ड में जो है उतना भरोसा नहीं रहता है कि आपकी लाइफ हमेशा स्टेबल रहेगी, एक स्टेबिलिटी लाइफ में रहेगी, वो कोई कह नहीं सकता कभी। तो इसलिए वो चाहते थे कि मैं एक एजुकेशन पूरी कर लूँ और ऐसी एजुकेशन कोई ले लूँ कि मैं जब चाहूँ तो उसका फायदा उठा के अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकूं। लेकिन आपकी रुचि, मतलब रुझान, और आपकी शिक्षा दोनों ही मेल खा गए हैं। हाँ, ये लकीली ऐसा हुआ क्योंकि जब मैं इस लाइन में, जब मैं इंजीनियरिंग करके और मेरा यूपीएससी से इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो गया था और मेरा अच्छा रैंक था, फर्स्ट 100 में मेरा रैंक था, मुझे मनचाही सर्विस मिल रही थी, क्लास 1 गजेटेड जॉब। तो जब मैं वो सारा सब छोड़ के यहाँ आया था, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ दूर दूर तक पता भी नहीं था म्यूजिक में, तो मैं म्यूजिक के लिए आया था और मैं लाइव म्यूजिशियन बनना चाहता था और वही बजाता था। तो क्या बजाते थे तब? मैं उस समय लैटिन परकशन बजाता था, बोंगोज, कॉन्गाज। और आपने जो बताया कि टिम्पनी बजाते हैं जी, तो वो साउंड भी थोड़ी सी हम सुने और फिर उसके बारे में आप बताएंगे। जरूर जरूर सुनिए। ये तो हमने ऑक्टोपैड पे सुना है, लेकिन आप इसे लाइव बजाते हैं? जी हाँ, टिम्पनी एक्चुअली आपने देखा होगा सिम्फनी कॉन्सर्ट्स जो भी होती हैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की, उसमें बहुत बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं,
ऐसे 4 या 5 ड्रम्स रख के उनको अलग अलग सुरों पे ट्यून करके, और फिर जो म्यूजिक बजता है वो जिस स्केल में है उसके सुर के हिसाब से, और सामने सारा म्यूजिक लिखा हुआ होता है स्टाफ नोटेशन में, तो वो म्यूजिक पढ़ के और बजाना पड़ता है। तो मैं बैलेज और ओपेराज, ये जो होते हैं कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो मोस्टली फॉरेन म्यूजिशियंस के साथ होते हैं और बहुत कम इंडियंस होते हैं, और हमेशा हर कॉन्सर्ट के पहले वो लोग एक ऑडिशन लेते हैं और जो लोग उसमें पास होते हैं फिर दे कैन प्ले इन इट। तो अभी तक लकीली मैंने जितने भी ऑडिशन दिए मैं उनमें पास हुआ हूँ। और ये तो उसमें सिर्फ आप टिम्पनी ही बजाते हैं? हाँ। तो उसमें ऑर्केस्ट्रल परकशन की काफ़ी रेंज होती है। हाँ। कैस्टनेट्स होती हैं, टेम्बरिन्स और बड़ी सिम्बल्स होती हैं, तो वो सारी भी मैं बजाता हूँ। बजा लेते जी। और इंडियन ड्रम्स, इंडियन परकशन में मैं क्योंकि मैंने म्यूजिक सीखा हुआ नहीं है, तो तबला ढोलक तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं उतना कुछ खास बजाता हूँ, लेकिन बाकी सारे जो परकशंस होते हैं, जो हाईज जिनको बोलते हैं, हाई परकशंस जो होते हैं, वो सारे मैं बजाता हूँ। क्योंकि मैंने आज तक कुछ भी नहीं सीखा। मैं जितना भी जो भी काम कर रहा हूँ इतने सालों से, और मैंने तकरीबन हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ और सारे अच्छे बड़े नामी लोगों के साथ, बहुत गुणी लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मैंने कुछ भी सीखा नहीं है। फिर भी आप इतना अच्छा बजा लेते हैं। कपिल जी, मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ कि ऑक्टोपैड में आपने कहा कि वेस्टर्न परकशन है, साथ साथ इंडियन परकशन भी है। जी। तो मैंने कहा था कि श्रीखोल भी बजता है क्या इसमें? जी, सुनाता हूँ। आपने श्रीखोल भी सुनाया है इसमें हमें, इसके साथ साथ तबला भी, और शायद बैंग था, वो ढोल के जैसा वो था। जी। इसमें क्या साथ साथ घुंघरू भी बजते हैं, क्योंकि वो भी एक खनक ही है? जी, एग्जैक्ट घुंघरू का साउंड तो इसमें मिलना मुश्किल है, लेकिन घुंघरू जैसा कह सकते हैं वैसा साउंड मैं आपको एक सुना सकता हूँ। जी। कपिल जी, तो इसमें जैसे तबला बज रहा था, तो क्या लगातार जैसे 3 ताल अपने यहाँ बजा सकता है कोई? जब ताल बजाते हैं 11 मात्रा की सवारी, कायदे, रेले, ये सब ऐसा भी बजेगा? देखिए, वो बजाने की कोशिश की जा सकती है। इन लोगों ने ये अच्छा किया है कि तबले में जैसे हमारे यहाँ एक चाटी होती है और बायां होता है, सिर्फ 2 ही ड्रम्स हैं, लेकिन उन पे बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं। बाएं की बहुत सी पोजीशंस होती हैं, चाटी में बहुत सारे साउंड होते हैं। तो ये लोग सारी जो पोजीशंस जितनी होती हैं, हर इंस्ट्रूमेंट पे जितनी पोजीशंस बज सकती हैं, वो सारी पोजीशंस के साउंड्स अलग अलग देते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप उन सारी पोजीशंस को यूज करके उसको कितना रियलिस्टिक साउंडिंग तरीके से बजा सकते हैं। हाँ। तो उसकी भी लिमिटेशंस हैं जी, क्योंकि सामने लाइव इंस्ट्रूमेंट होना और उस पे बजाना और इसमें सारी पोजीशंस लेके वो काफ़ी आर्टिफिशियल हो जाता है। तो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स अपने यहाँ कुछ हुए हैं, बाहर भी हैं, जो बहुत कुछ वेरी मच क्लोज टू ओरिजिनल बजा लेते हैं। जी। कपिल जी, आपने बताया था कि साउंड के साथ साथ कुछ मेलोडी साउंड भी हम सुने इस पर। हाँ, ज़रूर। ये संतूर साउंड है। हाँ। इस पे एक संतूर का ऐसा सारा पैच बना सकते हैं कि एक आपको ऑक्टेव के कुछ पर्टिकुलर नोट्स जो चाहिए हैं वो आप लेके, सारा संतूर तो नहीं बज सकता ऑब्वियसली क्योंकि ये रिदम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ। वाह, बहुत सुंदर। श्रोता मित्रों, ऑक्टोपैड वादक कपिल गुप्ता के साथ ये बातचीत जारी रहेगी। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह इनसे मिलिए कार्यक्रम में। इस रिकॉर्डिंग के लिए तकनीकी सहयोग दिया विनायक तड़वलकर ने। और अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को आज्ञा। नमस्कार। इनसे मिलिए।